हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर नर्सिंग क्लासेस। एयर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारी सब्जेक्ट जिसका नाम था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज उसी के नाम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल। तो सेल के बारे में हमने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लगभग छठी क्लास से हमारा जो साइंस का जो बुक है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो निकल के आता है सेल। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में हम जितनी भी लिविंग चीज़ें देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, एनिमल्स हुए, पशु पक्षी हुए, जो भी है वो सब किससे बने होते हैं? सेल से। ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? सेल। ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से अपना काम करती है, तो उन सभी चीज़ों की डिटेल स्टडी आज हम अपने टॉपिक में करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। ठीक है, तो वैसे सेल देखा जाए तो प्लांट्स में एक अलग फंक्शंस होते हैं और हमारे ह्यूमन जो एनिमल्स हैं उसके अंदर एक अलग फंक्शन होता है। तो लेकिन हम पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन के अंदर कि हमारे ह्यूमन के अंदर जो सेल है वो किस प्रकार से फंक्शन करती है और किस प्रकार से वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है सेल। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सेल के इंट्रोडक्शन की। सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं सेल होती क्या है वैसे तो। ठीक है, द सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड की जो हमारा जो सेल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। और उस वर्ड का नाम क्या है? सेला। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है? द विच मीन्स स्मॉल रूम या फिर चैम्बर। ठीक है, जो लैटिन वर्ड है सेला उसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम्स या फिर बोले तो चैम्बर्स। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा है, जो जीवित है, ठीक है, उनकी जो बात करें स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बने हुए हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस की, उनके बायोलॉजिकल यूनिट्स जो कहलाई जाती है वो क्या कहलाई जाती है? सेल कहलाई जाती है। ठीक है, द सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द दैट कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ कि हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो किसे कहा जाता है? सेल को ही कहा जाता है। और ये क्या करती है? रिप्लिकेट करती रहती है। ये क्या करती है? रिप्लिकेट करती है। अब एक सेल है, ठीक है, जो अगर ये सेल अगर जब तक रिप्लिकेट नहीं करेगी, अपने आप को डिवाइड नहीं करेगी, तब तक वो आगे बढ़ेगी नहीं। आगे क्या नहीं होगी? इसकी ग्रोथ नहीं होगी। लाइक हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या, ह्यूमन कैसे डेवलप हुए? एक सिंगल सेल जिसका नाम है जायगोट। अब ये जायगोट किसके फ्यूजन से बना? स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या बना? जायगोट। अब ये जायगोट अगर रिप्लिकेट नहीं करता, ठीक है, डिवीजन नहीं करता, तो क्या ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है वो हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, anything less than a cell does not ensure independently living called inanimate things या non living या non cellular कि इस लाइन का मतलब है कि जो सेल, जो प्रोडक्ट सेल से छोटे हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट क्या हो? सेल से छोटे हो और जो अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो, किसी और के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, उनको कहा जाता है इननोमिनेट थिंग्स या नॉन लिविंग या नॉन सेल्यूलर। जैसे कि एग्जांपल बात करें आरएनए। ठीक है, आरएनए को हम कभी भी एक सेल के अंदर इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करता है? आरएनए जो वायरस है, ठीक है, सॉरी वायरस, ठीक है, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कभी भी क्या होते हैं? ग्रोथ नहीं कर पाते खुद से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉन लिविंग्स या फिर नॉन सेल्यूलर या फिर इननोमिनेट थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो सेल है वो किसने खोजी? ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट, हमारे दिमाग में पहला जो वर्ड, जो वैज्ञानिक का नाम आता है उसका नाम है रॉबर्ट हुक, जिसे क्या कहते हैं? ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, जो सेल है जिसको हम अध्ययन करते हैं वो वर्ड कहलाया जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया? डेड सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, इनटू लुक ए पीस ऑफ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क बोले तो एक तरह से जो बोतल होती है ना उसका ढक्कन, ठीक है, जैसे कि कांच की बोतल हो कोई, ठीक है, और उस कांच की बोतल के ऊपर क्या हो? एक लकड़ी का कोई पीस है, टुकड़ा हो, वो फंसा हो। लाइक शैंपेन की बोतल तुमने देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है? जो कांच की बोतल होती है और उसके ऊपर एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फंसा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है। तो उस जो कांच की जो बोतल के अंदर जो लकड़ी का टुकड़ा धसा हुआ है
उसने जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस टुकड़े को लिया, उसकी पतली स्लाइड काटी, ठीक है, उस पतली स्लाइड को काट करके उसको देखा उसमें, और उसमें क्या दिखाई दी उसको, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दी, एक मधुमक्खी की छत्ते लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाई दी, उसको उसने नाम दिया चैम्बर, ठीक है, चैम्बर नाम दिया। अब लेटिन में चैम्बर को क्या बोलते हैं, सेलुलाई बोलते हैं, तो इसलिए जो वर्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया, सेल, ठीक है। बात करते हैं कब देखा था, 1665 के अंदर। कब खोज की थी उसने, 1665 के अंदर, ठीक है। ही इज ऑल्सो ऑब्जर्व सेल वॉल, और यही हमारे वैज्ञानिक है जिसने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वैज्ञानिक है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इसने क्या किया था, डिस्कवर द लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स है वो किस प्रकार से जो डिस्कवर किया, वो कौन वैज्ञानिक कौन सा है, एंटोन वॉन, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्कवर द माइक्रोस्कोप। इसने क्या किया था, डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारी जो नेकेड आई से अगर वो दिखाई नहीं दे तो वो हम कहाँ किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रोस्कोप की। जब इसने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया है तो ऑब्वियसली जो उसने, अगर कोई आपके पास आपने कोई चीज़ का डिस्कवर किया, ठीक है, तो आप उसका उपयोग की भी तो लेके देखो ना। तो इसने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, और माइक्रोस्कोप का डिस्कवर करने के बाद में इसने देखा कि कुछ चीज़ें जो मतलब एक्चुअली जो जल के पार्टिकल्स में या फिर देखे तो फ्लूइड के अंदर तैर रही थी, तो उसने उसका नाम दिया क्या, सेल, और वो भी कौन सी, लिविंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दूसरा वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। ही वॉज डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने क्या देखा था, उसने क्या इसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की। जो सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो कौन सा है, न्यूक्लियस, और उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेल थ्योरी की, ठीक है। तो सेल थ्योरी किस किसने दी, बात करते हैं। सेल थ्योरी इज गिवन बाय मैथियास सिल्डन एंड थियोडोर स्वान, ठीक है। किसने दी, मैथियास सिल्डन एंड थियोडोर स्वान, ठीक है। मैथियास सिल्डन, ही इज द जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। ये क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है, ठीक है। प्लांट सेल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट फॉर्म टिश्यू। जो हमारे प्लांट सेल्स है वो बनी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की, एक अलग टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है, और वो क्या बनाती है, वो सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। जो ये स्टेटमेंट है वो किसने दिया था, मैथियास सिल्डन ने दिया था, और कब दिया था, 1838 के अंदर, ठीक है, 1838 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो वैज्ञानिक है वो कौन सा है, थियोडोर स्वान ने। ही इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये कौन है, जूलॉजिस्ट, वो कौन से थे, बॉटनिस्ट, ठीक है। कब दिया, 1839 के अंदर। इन्होंने क्या कहा, द प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल के चारों तरफ आउटर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, और जो सेल वॉल है वो एक यूनिक फीचर रखती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो अगर आपने जब 12वीं के अंदर बॉटनी में, बायोलॉजी में पढ़े होंगे तो उसके अंदर पढ़ा होगा कि हमारे जो एनिमल सेल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है किससे, प्लांट सेल से। प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर पाई, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, और ये कैसे होती है, हार्ड लेयर होती है। लेकिन हम वहीं बात करें एनिमल के अंदर, तो एनिमल के ओनली सिंगल एक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट इसने उन्होंने क्या कहा, ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, और उस सेल के अंदर जो प्रोडक्ट पाए जाते हैं उनके बने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेल थ्योरी अभी भी अधूरी थी, ठीक है। इन्होंने सेल वॉल के बारे में बता दिया, सेल के फंक्शंस के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता दिया, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई, डिवीजन, ठीक है, कि सेल अपने आप को डिवाइड किस प्रकार से करती है, ठीक है। ये बात उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। तो लिखा हुआ है, बट दे बोथ डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, कि नई सेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया था, ठीक है। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक है रुडोल्फ वर्ट्शाउ, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोला गया, मॉडर्न सेल थ्योरी। द मॉडर्न सेल थ्योरी इज गिवन बाय रुडोल्फ वर्ट्शाउ,
1855 1855 में रुडॉल्फ वर्चाउ ने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम है मॉडल सेल थ्योरी, ठीक है। ही फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म, ठीक है। इन्होंने कहा कि सेल क्या होती है, डिवाइड होती है और उन्हीं सेल से क्या बनती है, एक नई सेल बनती है, फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले जो सेल थी, ठीक है, पहले जो सेल थी वो क्या होती है, डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के वही क्या बनाती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये लाइन किसने बोली, रुडॉल्फ वर्चाउ ने बोली थी और उसको बोला गया था ओमनी सेलुलाई ई सेलुला, ठीक है। जो नाम दिया गया, ठीक है, तो उसको बोला गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि एक सेल क्या होती है, डिवाइड होकर के दो नई सेल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। Activities of an organism are the come out from sum total of activities and interaction of its constituent cell। कि जो हम बात करें एक सेल है, अब उसके अंदर जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं उसकी जो जितनी भी सेल्स है उनकी जो एक्टिविटीज है उनका सम टोटल किया जाता है कि कुछ सेल्स क्या काम करिए, कुछ सेल्स क्या काम करिए, ठीक है। वो सेल सारे सेल्स का जो फंक्शन है उसको टोटल करके कि हाँ ये सेल सारी फंक्शन ये करेगी, तो जो सेल्स है उसका सम टोटल करके पता लगाया जाता है कि उनका सेल का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल कि हल्का फुल्का जान लेते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है, ठीक है। मोस्टली हमने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सेल मोस्टली हम ना दो टाइप की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो ये प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स जो होती है वो किस टाइप पे, किस बेसिस पे वो डिवाइड होती है, ठीक है। द सेल इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स। कितने भागों में डिवाइड किया गया, सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे सेल के अंदर। तो वो न्यूक्लियस के आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। एक होता है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक्स, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट प्रोकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, आगे वर्ड आता है प्रोकैरियोटिक्स में प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, मतलब पहले, ठीक है। और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस को डेवलप होने से पहले या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हो तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। वही हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स कि यूकैरियोटिक का मतलब आगे जो वर्ड है यू, तो उसका मतलब होता है ट्रू, कि मतलब जिसमें क्या हो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, वही जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, ट्रू हो, बिल्कुल सही हो, सत्य हो, ठीक है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक्स, ठीक है। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, तो इसके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स में। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता या फिर प्रेजेंट होता है तो वो अच्छा सा वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं यूकैरियोटिक्स में, उसमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें होती है प्रोकैरियोटिक्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल इट इज अ स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ये कैसी होती है, स्मॉल होती है साइज में। नेक्स्ट बात करते हैं, इट मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट, और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेरी फास्ट देखने को मिलेगा। मतलब अब इसमें जो न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं है तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो क्रोमेटिन है, डीएनए वगैरह, वो इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं होगा। अब वो डीएनए अगर इतनी अच्छे से अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो जो डीएनए रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस जो चलती है हमारे सेल डिवीजन के अंदर, वो नहीं चलेगी। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल फास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द सेल वॉल इज प्रेजेंट, और सेल वॉल क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। देयर इज नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गन जो क्या हो, डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हो, ठीक है। सेल के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्गेनल्स के ऊपर भी क्या पाई जाती है, चारों तरफ भी क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। वो सिंगल लेयर भी हो सकते हैं और डबल लेयर भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। लाइक हमारा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस,
तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है हमारे सेल के अंदर, ये दोनों इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें, देयर इज नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन इज एब्सेंट, और सिंगल मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गन्स है वो भी इसमें एब्सेंट देखने को मिलेंगे। और सिंगल लेयर कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि बात करते हैं गोल्जी काई, लाइसोसोम्स, ये भी इसमें एब्सेंट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल लेयर ओनली गोल्जी काई एंड लाइसोसोम ही होगा, एग्जांपल के लिए दो बता रखे हैं, ठीक है। बात करते हैं और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो राइबोसोम इज ओनली ऑर्गेनल इज प्रेजेंट, इसमें क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो आप बात करोगे सर इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट है, तो हम बात करते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, तो उसके ऊपर कोई जो मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, तो ये ऑर्गन हमारे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर अगर अच्छे से जो सेल डिवीजन है, हमारे जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन है, डीएनए है, वो वेल डिफाइन नहीं है, तो ये जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम्स का इनका होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। बात करें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसके ऊपर जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो क्या होगा, हमारे जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, मिला हुआ देखने को मिलेगा, उसके अलग से कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो बिल्कुल पर्टिकुलर जो होता है ना, बिल्कुल अलग से, ठीक, वो अलग से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात कर चले, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक्स में। तो यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा समझ लो, ठीक है। जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक्स में है, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो सिंगल लेयर जो ऑर्गन्स है वो भी देखने को मिलेंगे, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेनी अदर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। दोनों चीजें प्रेजेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं द यूकैरियोटिक सेल डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। कौन सा डिवीजन देखने को मिलेगा, माइटोटिक डिवीजन इसमें देखने को मिलेगा। बोल के समसूत्री विभाजन भी देखने को मिलता है और अर्धसूत्री विभाजन भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो हम सेल डिवीजन बात करेंगे तब हम इसको देखेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स है वो कौन सा है, सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, हमारे यूकैरियोटिक्स में देखने को मिलती है। फंगाई एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, तो ये भी किसके टाइप है, यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसकी टाइप है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन सेल की, ठीक है, कि वो ह्यूमन सेल की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, ठीक है, उसके जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बात करते हैं पहला हमारा ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल बॉडी डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट, ठीक है, कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन एक सेल की बनी होती है, सिंगल एक सेल जिसको बोलते हैं जायगोट। अब जायगोट को मैंने अभी बताया था कि हम ओवम एंड स्पर्म ये दोनों जब आपस में फ्यूजन होकर के एक सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं जायगोट, क्या बोलते हैं, जायगोट। और ये जायगोट ही क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, समसूत्री विभाजन करता रहता है, और क्या करता रहता है, एक जो बेबी है, ठीक है, एक ह्यूमन है, उसको क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बात करते हैं द सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड विच ए नंबर ऑफ ऑर्गेनल सस्पेंडेड इन ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म, कि हमारी जो सेल है वो क्या होती है, चारों तरफ से घिरी होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी काई है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो डायग्राम अब इधर दिख रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं इस डायग्राम की, तो इसके चारों ओर क्या पाई जा रही है, एक लेयर पाई जा रही है जिसको वो क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, और बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में भी दो लेयर दिखाई दे रही होगी, एक ये लेयर एक ये लेयर। तो हमारी जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस,
ठीक है। और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है रफ और एक होती है स्मूथ। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके अगर मान के चलो सरफेस पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वही बात करें जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं हो, बिल्कुल देखो इस पे कोई डॉट डॉट नहीं है और इसके ऊपर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो जिसके ऊपर जो राइबोसोम अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जैसे मान के चलो कोई सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स होंगे, दाने लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो वो कैसे होगी, रफ ही तो होगी ना। लेकिन जिसके ऊपर अगर ऐसे कोई दाने लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो वो बिल्कुल कैसे होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे दो भागों में डिवाइड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चले, ये ब्लू ब्लू कलर की लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अब अलग अलग सेल्स में अलग अलग होती है, किसमें ज्यादा होती है तो किसमें कम होती है। नेक्स्ट बात कर चले, ये जो लेयर्स का दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है, इसके भी बहुत अच्छे फंक्शन है, तो हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं और कौन से होता है, साइट्रोसोम एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या, इसमें हेल्प करते हैं, हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जिसे हम आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम्स एक्चुअली ऐसा ऑर्गन है जो हमारे सेल के अंदर ही नहीं, सेल के अंदर जो ऑर्गन है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे कौन, राइबोसोम, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें सीलियम, इसके जो सेल के चारों तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसको भी हम नाम देंगे सीलियम, ठीक है। फ्लैजिला, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये सारे ऑर्गन्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन करके इन सभी ऑर्गन्स को हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे सेल के चारों तरफ पाया जाता है, जो एक लेयर पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरह से क्या कर रहा है, एनवलप का काम कर रहा है, हमारे सेल को चारों तरफ क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। या सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर बोल दो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल से मतलब है कि ये कुछ चीजों को तो अंदर जाने देगी सेल के अंदर, कुछ चीजों को सेल के बाहर ही रोक लेगी, ठीक है। एज ए गेट कीपर का काम कर रही है सेल के अंदर, जो सेल को जरूरी चीज है उसको सेल के अंदर जाने देगी, जो जरूरी नहीं है उनको सेल के बाहर ही रोक देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी चीज के लिए तो परमेबल है और किसी चीज के लिए परमेबल नहीं है। बात करते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर लिपिड्स, कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। अब तो हम अगर जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के हम देखें तो उसके अंदर हमें प्रोटीन भी देखने को मिलेंगे, हमें फोस्फोलिपिड भी देखने को मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ हमें किस में देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड प्रोटीन्स, ठीक है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो फोस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। हम नेक्स्ट जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो फोस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है, 2 लेयर्स है, वो कैसे देखने को मिलेगी, ठीक है। मेनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड विद प्रोटीन, कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की, साथ में उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, ये दिखाई दे रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक्चुअली सेल इस प्रकार से है, ठीक है। सेल क्या है, इस प्रकार से। तो हमने एक छोटा सा भाग लिया है और उसको हम इस डिटेल देखने वाले हैं क्या है, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। इधर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक साइड या इनसाइड ऑफ सेल।
ठीक है। तो ये जो सेल का इधर का जो एरिया है, तो ये तो क्या है हमारा इनसाइड ऑफ सेल, और सेल का जो बाहर का एरिया वो क्या कहलाता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो ये सेल की स्ट्रक्चर है, ये किस तरफ है हमारा सेल का अंदर वाला पार्ट है, और ये सेल का क्या है बाहर आउटर वाला पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेल के अंदर होता क्या है। तो यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये येलो कलर के, ये हमारे क्या है फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, ठीक है। सैंडविच मॉडल जिसे हम बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के प्रोडक्ट प्रेजेंट है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। दो लेयर के रूप में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं बाइलेयर, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहां पे बात कर रहे हैं जो प्रोटीन बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन के इधर जो आउटर लेयर से और इनर लेयर तक प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन जो एक तरफ ही प्रेजेंट हो, या तो अंदर की तरफ प्रेजेंट हो या बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, तो उसके बोलेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो कंटिन्यू आर पार नहीं हो रही हो, बीच तक प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये तो अंदर की तरफ प्रेजेंट हो या बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। और बीच बीच में इसमें क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट भी प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अब जब कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, लिपिड है। अब इसके साथ अगर कोई ग्लूकोज जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइको वर्ड किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, और लिपिड वर्ड, जो लिपिड वर्ड किसके लिए, फैट के लिए। तो फैट हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हो, अगर उसके साथ में अगर ग्लूकोज जुड़ जाता है तो उसके क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है और ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, मतलब यहाँ पे क्या है फैट का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब नीचे ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये तो क्या है प्रोटीन, और ऊपर क्या है ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर में कार्बोहाइड्रेट, और नीचे ब्लू कलर में क्या है हमारा प्रोटीन। तो ये जो प्रोडक्ट है जो हमारे प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें हमारी जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो ऊपर की तरफ आपने दिखाई दे रहा है कि गोल गोल स्ट्रक्चर ऊपर भी है और नीचे की तरफ भी है, ठीक है। और अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। अगर हम बात करें तो ये तो हमारे क्या हुआ है, हेड वाले पार्ट हो गए ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। और ये अंदर की तरफ क्या हो गए, हमारे टेल वाले पार्ट हो गए, ठीक है। तो जो हेड वाले पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पोलर। और अगर वहीं पर हम बात करें टेल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। दोनों पोल की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेड वाला पार्ट है क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब होता है H2O, जो H2O के साथ क्या हो, जुड़ जाए, ठीक है, उसको बोले हाइड्रोफिलिक, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें फोबिक, फोबिक का मतलब होता है डर, ठीक है। तो ये हमारी जो वाटर है उसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कहलाए जाए हमारे टेल वाले पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, फोस्फोलिपिड की ऊपर होती है, फोस्फोलिपिड नीचे होती है, दोनों एक क्रम से एक साथ जुड़ी हुई देखने को मिलती है। बीच बीच में प्रोटीन की कण देखने को मिलते हैं। जो प्रोटीन है अगर वो आउटर से इनर तक बीच में अगर प्रेजेंट है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और यही प्रोटीन हमारे जो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो एक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्टिव और पैसिव, तो उसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर ये हमारी ये प्रोटीन है, ठीक है, वही हमारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट बात करें जो प्रोटीन जो लॉन्ग प्रेजेंट नहीं हो, जो पेरिफेरल प्रेजेंट हो, दोनों तरफ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उसको बोलेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इनके साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल के कण भी पाए जाएंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी साथ में जुड़ी होगी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा ग्लूकोज आपस में जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अगर हम वही बात करें हमारे प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। तो ये हमने देखी स्ट्रक्चर की। हम बात करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर द सेल मेम्ब्रेन मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। जो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर हमने देखी है वो किसके द्वारा दी गई है, दो वैज्ञानिक कौन से, सिंगर एंड निकोलसन। कब दी थी, 1917 के अंदर, 1970 के अंदर। द
फोस्फोलिपिड लेयर इज अरेंज लाइक ए सैंडविच। और ये कैसे अरेंज है? सैंडविच की तरह। हमने सैंडविच देखा होगा ना कि बीच में कुछ मतलब ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, और बीच में क्या होती है, कुछ जो हमें जो जैसे टोमेटोज होगा, खीरा हो गया, वो हम रखते हैं। लाइक वैसे ही क्या होती है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, द हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन दैट हैव प्रेजेंट इलेक्ट्रिकली चार्ज। और जो हमारा जो ऊपर जो वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो पार्ट था, ठीक है, ये कौन सा था? हमारा हेड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो हेड वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। द हाइड्रोफोबिक टेल फॉर्मिंग ए सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर विच हैज नो चार्ज। और जो सेंटर में पाए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक लेयर, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो क्या होते हैं? सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या होते हैं? वाटर रिपेलिंग लेयर, जो वाटर को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। ठीक है, वो जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? बीच में प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? वह हाइड्रोफोबिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन। ठीक है, और बीच बीच में जो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्रोटीन के भी बहुत से फंक्शन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं हमारे उस प्रोटीन के अंदर। ठीक है, रिसेप्टर साइट ऑन द हार्मोन्स एंड अदर मैसेंजर। अब हमने जब सेल के अंदर अभी स्ट्रक्चर देखी है, ठीक है, एक मिनट वापस उधर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रोटीन है, ठीक है, अब ये प्रोटीन के ऊपर क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? कुछ हार्मोन्स के लिए, कुछ मेडिसिन जो हम लेते हैं, तो वो जो रिसेप्टर्स है, वो मेडिसिन है, हार्मोन्स है, इनके पास में आके जुड़ेंगे और उसके बाद में हमारे सेल के अंदर एंटर होंगे। कोई भी चीज अगर सेल के अंदर एंटर होनी होती है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? हर चीज के लिए हमारे सेल के पास में क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में वो हमारे सेल के अंदर एंटर होते हैं। तो हमारे अगर मान के चलो कोई भी ऑर्गन है, कोई भी जो भी हार्मोन है, अगर सेल के पास फंक्शन करना है तो पहले किसके पास जाएगा? रिसेप्टर के पास। और ये रिसेप्टर किसके बने होते हैं? ये रिसेप्टर बने होते हैं हमारे इस प्रोटीन की। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सम आर एंजाइम्स। ठीक है, और सम जो कुछ प्रोटीन्स क्या करती है? एंजाइम का भी रोल प्ले करती है। सम आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अभी मैंने बताया था कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव में, तो जो उसमें जो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमारा कौन हेल्प करती है? हमारी ये प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शंस करती है? ठीक है, पहले हम बात करते हैं सिक्रेशन कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल के अंदर, उसको सिक्रेट करने का जो काम होता है वो किसका होता है? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। अब सेल के अंदर मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट किसके द्वारा निकलेगा? हमारे इस मेम्ब्रेन के द्वारा निकलेगी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम हो जाएगा? सिक्रेशन का। ठीक है, सेल ग्रोथ। ठीक है, अगर मान के चलो ये सेल है, अब इसके क्या है? चारों तरफ की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन जब तक ग्रोथ नहीं करेगी तो सेल की साइज क्या नहीं होगी? नहीं बढ़ेगी। तो सेल मेम्ब्रेन जब ग्रोथ करेगी तो हमारे सेल की क्या होगी? ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेल ग्रोथ में भी कौन सी हेल्प करेगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगी। सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में भी कौन हेल्प करेगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगी। वो किस प्रकार से? जब हमारी सेल बन रही होती है तो ये हमारी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारी ग्रोथ करती रहती है, फिर बीच में इसमें क्या होती है? एक खांच बन जाती है और ये इस प्रकार से आपस में धीरे धीरे मिलती है और एक तरह से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल डिवीजन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब सेल हमारी डिवाइड कर रही होती है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसके जंक्शन में भी कौन हेल्प होती है? हमारी ये सेल मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, कि हमारी जो सेल है वो पदार्थों को किस प्रकार से ट्रांसफर करती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, या फिर हम बात करें जैसे सेल की आउटर से वो अंदर तक किस प्रकार से ट्रांसफर करेगी, तो वो भी कौन हेल्प करता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। तो एक बार समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट ये कर किस प्रकार से रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहला तो एक हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक डायग्राम है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे ट्रांसपोर्ट की, तो हम बात करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो टाइप का देखने को मिलता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, तो पैसिव में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, पैसिव में होता है डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और नेक्स्ट होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें एक्टिव के अंदर हम बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम पंप। ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। तो जो पैसिव है, ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की एटीपी का यूज में नहीं होता है, और वहीं हम बात करें एक्टिव के अंदर एटीपी का प्रोडक्ट यूज देखने को मिलेगा। दोनों में जो डिफरेंट है, मेन जो डिफरेंट है वो एटीपी से रिलेटेड है कि एक्टिव में एटीपी का यूज देखने को मिलता है, पैसिव में वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक्टिव है, सॉरी हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा पैसिव के अंदर। तो पैसिव में फर्स्ट होता है डिफ्यूजन। ठीक है, जो अगर सेल के अंदर किसी गैसेस प्रोडक्ट को अगर आना है तो वो किसके द्वारा आता है, डिफ्यूजन के द्वारा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, पदार्थों का गमन देखने को मिलता है, वो किस गैसेस का अंदर देखने को मिलता है, वो किसके द्वारा आता है, डिफ्यूजन के द्वारा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करें जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं। तो जो सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो किसके द्वारा एंटर करेगा, ऑस्मोसिस के द्वारा एंटर होगा। किसके द्वारा होगा, ऑस्मोसिस के एंटर द्वारा। तो हमारे जो गैसेज है, वाटर है, अगर ये सेल के अंदर आ रहे हैं तो इसके लिए कोई भी एटीपी खर्च देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ चीजें होती है, ठीक है, हमारे जो गैस है, वाटर के अलावा कुछ चीजें होती है जो इस हमारे जो प्रोटीन्स पाई जा रही है, इन प्रोटीन का हेल्प लेकर कि वो कहां पे देखने को मिलेगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा विदाउट किसी भी प्रकार की एटीपी को खर्च किए गए। तो उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कि फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना किसी भी चीज का। ठीक है, तो उसमें एटीपी का यूज में नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो एटीपी का यूज में नहीं लिया जा रहा और पदार्थ क्या हो रहा है, सेल के बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर वहीं पे बात करें एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में भी क्या हो रहा है, प्रोटीन जो हमारे जो टनल प्रोटीन्स है, ठीक है, तो इनका यूज में हो रहा है। और ये जो टनल प्रोटीन्स है, ये इसके द्वारा फिर क्या खर्च हो रहे हैं, जैसे कि सोडियम है उसको अंदर आना है। ठीक है, तो पहले तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, फिर इसके बाद में टनल प्रोटीन्स के क्या होते हैं, मूवमेंट देखने को मिलते हैं। नॉर्मली तो ये क्या होती है, इस प्रकार से बंद होती है। अब जहीं कोई प्रोडक्ट यहाँ हमारे जो एक छोर पे आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से खुल जाएगी, एक तरफ से इनका मुंह खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब ये अंदर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीछे से तो बंद हो जाएंगे, ठीक है, पीछे से बंद हो जाएंगे और आगे से पीछे से बंद हो जाएंगे और आगे इसको ट्रांसफर कर देंगे। और साथ में इसमें क्या क्या खर्च होगा, एटीपी का प्रोडक्शन देखने को, एटीपी का लॉस देखने को मिलेगा। किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इस प्रकार के इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बल्क में कोई चीज का अंदर आना और बल्क में किसी चीज का बाहर जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, कोई सेल के चीज अंदर आ रही है और कोई चीज सेल के बाहर जा रही है, तो ये दो टाइप के हो जाएंगे। एक होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर आना, सेल की कोई भी चीज अंदर आ रही है, और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकलना, मतलब कोई भी चीज सेल क्या कर रही है, उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइट मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना किसी भी चीज को, या तो बोलते सेल वोमिटिंग, एक वर्ड यूज में लिया गया है एक्सोसाइटोसिस के लिए। क्या, सेल वोमिटिंग से नहीं क्या किया, पूरे प्रोडक्ट को एक साथ क्या कर दिया, सेल से बाहर निकाल दिया, एक से वोमिटिंग कर दी। क्या वर्ड लेते हैं, सेल वोमिटिंग। तो उसका मतलब हो गया सेल वोमिटिंग। और दूसरा हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर भी दो टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होता है पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है
फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है ड्रिंकिंग ऑफ सेल, ड्रिंकिंग ऑफ सेल, कि सेल क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है। सेल जो वाटर जो प्रोडक्ट है उसको अंदर ले रही है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में जो वाटर प्रोडक्ट है अगर सेल उसको अंदर ले रही है तो उसको वर्ड दिया गया है ड्रिंकिंग ऑफ सेल, या फिर बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर वहीं बात करें तो अगर सेल किसी जो फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट है तो उसको अंदर ले रही है तो उसको बोलते हैं ईटिंग ऑफ सेल, ईटिंग ऑफ सेल, कि जो फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको अंदर अगर ले रही है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो अगर जो पिनोसाइटोसिस में जो एक जो ड्रिंकिंग जो वर्ड होंगे, क्या बोलते हैं, पिनोसो, ठीक है, कहां से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस के अंदर जो फ्लूइड वेसिकल्स होंगी, फ्लूइड जो फ्लूइड वेसिकल्स होंगी वो कहलाई जाएगी पिनोसोम्स। क्या कहलाई जाएगी, पिनोसोम्स। अगर वही बात करें फेगोसाइटोसिस के अंदर जो फूड होगा, कंटेंट होगा, वो क्या कहलाई जाएगा, फेगोसोम्स, फेगोसोम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बल्क ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है दो टाइप्स में, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर लेना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल से बाहर निकालना, ठीक है, या बोलते हो सेल वोमिटिंग करना, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप में देखने को मिलता है, एक तो पिनोसाइटोसिस, एक दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ने क्या किया, ड्रिंकिंग किया, मतलब वाटर को, ठीक है। तो उसमें क्या किया, जो फ्लूइड वेसिकल्स है, ठीक है, जो तरल जो वेसिकल्स है, ठीक है, उसको क्या लिया, सेल के अंदर लिया, तो वो जो फ्लूइड वेसिकल्स है उसको क्या नाम दिया गया, पिनोसोम्स, ठीक है। अगर वहीं बात करें फेगोसाइटोसिस तो उसका मतलब होता है ईटिंग ऑफ सेल्स, सेल ने क्या, जो फूड जो प्रोटीन जो प्रोडक्ट है उसको अंदर लिया, तो जो फूड जो प्रोडक्ट्स है तो उसको क्या बोलते हैं, फेगोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल के अंदर जो पाए जाने वाला जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज अ थिक, गाढ़ा, जेल लाइक, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होगा, फ्लूइड होगा, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एंड कंटेन मेनी ऑर्गेनेल्स इन द सेल, और क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला बात करते हैं साइटोसोल, ठीक है, और दूसरा होता है साइटो सेल ऑर्गेनल्स, और थर्ड होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। साइटोसोल का मतलब होता है फ्लूइड, सिंपल फ्लूइड, कि सेल के अंदर जो ओनली वाटर होगा, जो सिंपल फ्लूइड है वो कितना है, वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। सेल ऑर्गेनल्स तुम जानते हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स है वो किसके, उसको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। और हम बात करें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, तो मतलब सेल के अंदर जो एक तरह से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कोई वेसिकल्स हो गई, ठीक है, जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कुछ आयंस हो गए, तो इस टाइप से इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बोलते हैं। द साइटोसोल इज द एक्वस पार्ट, ठीक है, एक्वस मतलब जो वाटर से बना हो, ऑफ एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आउटसाइड ऑल द ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स के चारों तरफ प्रेजेंट हो, एक तरह से जो एक्वस पार्ट हो उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल्स बोलेंगे। इट ऑल्सो कंटेन इट्स ऑन प्रोटीन, और इसके अंदर क्या होते हैं, खुद की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम, और पूरा कितना टोटल वॉल्यूम कितना होता है इसका, 70% होता है, सेल साइटोप्लाज्म का 70% कौन कैरी करता है, हमारा साइटोसोल कैरी करता है, ये फ्लूइड कैरी करता है। नेक्स्ट बात करते चले, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन होता है वो जो फर्स्ट ऑर्गन होता है हमारे सेल के अंदर, वो उसका क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर आपने इस प्रकार से देखी होगी, ठीक है, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम टेंशन मतलब हम आगे डायग्रामेटिक इसको समझेंगे। तो पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन की बनी होती है, कॉल्ड सिस्टर्ने। और जो मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोला जाता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने कहेंगे। दीज सेक लाइक स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर बाय साइक्लोस्केलेटन, कि जो हमारी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब मान के चलो कोई मेम्ब्रेन है, पतली झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये सेल के अंदर तो कुछ ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसको एक्चुअली में इसी स्ट्रक्चर में होल्ड करने के लिए कोई ना कोई तंतु लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक तरह से बोलते हैं साइटोस्केलेटल। स्केलेटल मतलब हमारे कंकाल तंत्र से लिया गया, और साइटो मतलब सेल का कंकाल तंत्र। तो सेल के अंदर भी कुछ पाए जाते हैं, जो तंतु पाए जाते हैं, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो क्या करती है, सेल को उसी स्ट्रक्चर में क्या करती है, हेल्प, जो मेंटेन बनाने में हेल्प करती है। तो हमारे जो सेल, जो हमारे मेम्ब्रेन जो पार्ट है किसका, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो भी किसके द्वारा जुड़ा होता है, हमारे इन्हीं साइटोस्केलेटन द्वारा जुड़ करके उसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो और कौन कौन जो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये हम बात करें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, तो हम बात करें सिस्टर्ने प्रेजेंट होंगे, ट्यूबुल्स प्रेजेंट होंगे एंड वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला हमारे जो न्यूक्लियस है उसके साथ में जो जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होगी। एक मिनट डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर रहती है कौन सी, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टर्ने। क्या नाम दिया, सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने नाम दिया। अब इसके बाद में जो इसमें जो स्पेस होगा इसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्पेस होगा, तो उसी के नाम से हम क्या बोलेंगे, उसको स्पेस को बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नल स्पेस बोल रहे हैं। अब इस सिस्टर्ने के साथ में जुड़ी होती है हमारी राइबोसोम्स। क्या जुड़ी होती है, राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो ब्लू बैंगनी कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बोल रहे हैं इनको। और ये जो राइबोसोम जुड़ जाती है हमारे सिस्टर्ने के साथ में, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम बात करते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है, कोई इसके ऊपर कोई दाना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और ये एक तरह से क्या होती है, ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है। और वहीं हम बात करें हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसी होती है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये दिख रही है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। और हमारी स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है, हमारी ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें, अब अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, ठीक है। तो हमने बात की थी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सिस्टर्ने होती है, ट्यूबुल्स रहते हैं, वेसिकल्स होती है। ये तीन तो इसमें मेनली देखने को मिलती है। वेसिकल्स मतलब छोटी छोटी स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट उसको बोलते हैं वेसिकल्स। बात करते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने में क्या क्या प्रेजेंट होंगी, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। अगर मान के चलो राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है किसके ऊपर, सिस्टर्ने के ऊपर, और राइबोसोम का जो मेन फंक्शन हो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो हमारे जो सिस्टर्ने का जो फंक्शन भी क्या कहलाएगा, हो जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर चलते हैं, हमारे राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ईआर बाय द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन की। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा अटैच होते हैं, तो वो जो अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो कौन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या दिया गया है, राइबोफोरिन। क्या नाम दिया गया है, राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो क्या करती है, हमारी जो स्मूथ जो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ में क्या होल्ड करके रखती है, हमारे राइबोसोम्स को होल्ड करके रखती है, उसको अटैच करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात कर चले, ट्यूबुल्स, ठीक है। ये क्या होती है, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और तो ये क्या, अगर मान के चलो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं तो इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं, और क्या काम होगा, लिपिड एंड स्टेरोल, ठीक है। लिपिड तो जब जान गए, स्टेरोल बोल तो स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड बोले तो
स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करने का काम करती है कौन, हमारी ये ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट बात करें वेसिकल्स, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, एक मेम्ब्रेनस, ठीक है, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नियम बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें चले, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और कुछ स्ट्रक्चर है जो ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम उस पे प्रेजेंट है या नहीं है, इस आधार पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो तीन हमने जो चीज पढ़ी वो तो क्या थे, उसमें कंटेंट थे, ठीक है। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन चीजें उसमें प्रेजेंट है, सिस्टर्न, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स, वो तो प्रेजेंट है ही। लेकिन हमने जो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी हमने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ER इज टू टाइप, हमारे एंडो जो राइबोसोम्स के अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस मतलब रफ मतलब जिसके ऊपर प्रेजेंट है, अब कोई सरफेस है उसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से रफ सरफेस हो जाएगी, खुद ही सरफेस हो जाएगी, उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर कोई सरफेस है उसके ऊपर कोई जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो कैसे होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट प्रेजेंट राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। कि हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया गया, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस विथ आउटर सरफेस विथ न्यूक्लियस, और ये क्या होती है, हमारी जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर जो सरफेस है उसके साथ क्या होती है, कंटिन्यू जुड़ी देखने को मिलेगी। कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट्स सिंथेसिस प्रोटीन, और ये क्या सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स का हम फंक्शन जानते हैं क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हमने दूसरा नाम क्या दिया गया, एग्रेन्युलर, जिसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, कोई राइबोसोम्स उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स नॉट अटैच ऑन इट्स सरफेस, और इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रेजेंट इन मसल्स कॉल्ड सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय द रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम, और ये हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो मसल्स में क्या बोलते हैं, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है। इट हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय द रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम, तो हमारे मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं और रिलैक्सेशन भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे मसल्स मूवमेंट देखने मिलती है। मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगी और सिकुड़ जाएगी और मसल्स फैल जाएगी, तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे कैल्शियम की वजह से होता है। और ये जो कैल्शियम की वजह से ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इसमें भी कौन हेल्प कर रही है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, इट सिंथेसिस लिपिड एंड स्टेरोल, और ये किसका सिंथेसिस कर रही है, लिपिड का सिंथेसिस कर रही है। स्टेरोल, स्टेरोल मैंने भी बताया था किसको बोलते हैं, स्टेरॉइड वर्ड के लिए काम में लिया गया, किससे, स्टेरोल वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कोई भी चीज हमारे सेल के अंदर जा रही है, ठीक है, अगर वो टॉक्सिटी कोज कर रही है, तो टॉक्सिटी जो कोज कर रही है उन चीजों को हटाने के लिए कौन हेल्प करती है, तो वो क्या होती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हेल्प, ठीक है। अल्कोहल, तो ये मान के चलो कोई पेशेंट, कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है रेगुलर, ठीक है, और हमारे सेल के अंदर क्या हो रही है, अल्कोहल की टॉक्सिटी हो रही है, तो उसके ऊपर अल्कोहल का प्रभाव नहीं आ रहा, तो उसका शुक्र किसको मनाना चाहिए, हमारे ER का, कि अगर वो ER ना होती तो वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता। तो अल्कोहल है, पोल्यूशन है, हमारी ड्रग्स है, इनके जो इनके सभी के क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन, और भी बहुत सी चीजें होती है, उनको टॉक्सिटी को हटाने के लिए कौन हेल्प करती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो हेल्प करेगी, इसके अंदर
क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम होता है साइटोक्रोम P40, ठीक है, साइटोक्रोम P, एक मिनट, साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है किसके अंदर, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और ये एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, चाहे वो हमारे अल्कोहल का हो, ड्रग्स का हो, पोल्यूशन का हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का टॉक्सिन्स जो रिलीज हो रही है उनको डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करेगी, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके द्वारा से, जो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है उसके द्वारा से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अब हमने बात की थी हमारे अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, वेसिकल्स, ठीक है। अब ये वेसिकल्स बना कौन रही है, ठीक है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनी, ठीक है, वहां पे वो प्रेजेंट है, और वो कहाँ पे आएगी, हमारी इस गोल्जी अपैरेटस के अंदर आएगी, और ये गोल्जी अपैरेटस के अंदर आने के बाद में क्या होती है, वो उसको अपने अंदर स्टोर करती है, उसका क्या होता है, प्रोसेस करती है, ठीक है, उसको आगे ट्रांसफर करती है। तो इस प्रकार से इसका काम होता है किसी भी चीज को रिसीव करना, उसको अपने स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। जैसे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की, किसी भी चीज को, खत को, हमें जब कोई पार्सल है उसको हमें पहुंचाना होता है तो हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस के पास जाते थे, वहां पे उसको हम देते थे और वो उस चीज को इकट्ठा करते थे, फिर अलग अलग जगह पे उनको पहुंचाते थे। लाइक वैसे ही हमारे गोल्जी अपैरेटस का काम होता है, वो क्या करता है, कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड्स है, कोई वेसिकल्स है, उसको अपने अंदर लेगा, उसको मॉडिफाइड करेगा, उसकी जो प्रोसेस, उसकी साइज उसको बढ़ाएगा, उसके बाद में जिसकी जहां जरूरत होती है उसको वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो कौन है हमारा गोल्जी अपैरेटस, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इट डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी, ठीक है। जो गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। अपने नाम से इसका नाम दिया गया है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है। The Golgi apparatus is a collection of membrane and enclosed cell composed of 4 and more stacked layer of thin flat enclosed layer near the nucleus, कि न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या नाम दिया गया, हमें गोल्जी अपैरेटस नाम दिया गया है, ठीक है। इट इज मेड सिक्रेटरी वेसिकल्स, और ये क्या करती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स को बनाती है, जो क्या है, विच प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच कम आउट फ्रॉम ईआर, ठीक है। एक मिनट हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं इसको पहले, ठीक है। ये हमारा गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम, ठीक है। एक्चुअली ये जो गोल्जी अपैरेटस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के जस्ट पास में प्रेजेंट होगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में अभी हमने बात की थी, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर चारों तरफ प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसके प्रेजेंट होगा, तो इसके साथ में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा गोल्जी अपैरेटस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर कौन सी, गोल्जी अपैरेटस की। दो इसके अंदर क्या होते हैं, फेस होते हैं, एक तो बोलते हैं सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस है वो क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ट्रांस फेस जिसकी जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसमें भी क्या होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वही सिस्टर्न नाम दिया गया मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इसके अंदर की जो हमारे जो क्या होती है, केविटी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमन नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब इसमें क्या होता है, इधर से आती है कुछ वेसिकल्स, जैसे लिखा हुआ है ना, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। जो वेसिकल्स है वो क्या हुई, हमारे इसके अंदर आई। अब इसके अंदर आने के बाद में इसने क्या किया, इन वेसिकल्स को अपने अंदर लिया, ठीक है, इसको पैकेज किया, इसको क्या किया, इसको बढ़ाया, और उसको बढ़ाने के बाद में ये दिख रहा होगा यहाँ से क्या हो रही है, ये वेसिकल्स निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। ये देखो जो बाहर निकल के यहाँ से देखो गड्ढा दिखाई देना, तो यहाँ से क्या हो गई, वेसिकल्स निकल के बाहर आ गई। जैसे ये वेसिकल्स तैयार है बाहर निकलने के लिए, यहाँ से क्या है, देखो वेसिकल्स हुई तैयार, और यहाँ से वेसिकल्स निकल के क्या हो गई, बाहर आ गई। तो ये बाहर निकल रही है जो वेसिकल्स, इसी को बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो इसका काम क्या है, जो वेसिकल्स है, जो प्रोटीन है, लिपिड की जो वेसिकल्स है, उसको अपने अंदर लेना, ठीक है, उसको पैकेज करना, उसको अच्छे से बढ़ाना, और उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट कर देना, और आगे
उसी को बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये हमारे किसका काम होता है, गोल्जी अपैरेटस का काम होता है। तो हमारी जो ऑर्गन है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बात की थी, तो दूसरा हम बात करें गोल्जी अपैरेटस, तो ये दोनों क्या है, दोस्तों जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है। गोल्जी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, वेसिकल्स बनाई, लिपिड्स की, प्रोटीन की, ठीक है। और वो वेसिकल्स कहां पे आई, हमारे इसके पास आई, किसके पास, गोल्जी अपैरेटस के पास। और गोल्जी अपैरेटस ने क्या किया, उनको वेसिकल्स को रिसीव किया और उसको मॉडिफाइड करके आगे उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज मेड सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये क्या करती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स को बनाती है। विच प्रोसेस, वो क्या प्रोसेस है, पैकेज है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन जो हमारे पास आई है किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, उन्हीं को हमने क्या किया, प्रोसेस किया है, उनको पैकेज किया है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज वेसिकल्स कॉल्ड सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, और इन्हीं वेसिकल्स को, जो सिक्रेटरी वेसिकल्स को क्या नाम दिया, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स नाम दिया है। These vesicles are stored and when needed they move to the plasma membrane and fuse with it or the content then leave the cell by exocytosis। अभी हमने जैसे बात की थी ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमने बात किया था, ठीक है। तो हमारी ये जो वेसिकल्स है वो क्या होती है, इसके अंदर एंटर होती है, ठीक है, और एंटर होने के बाद में क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स है ये हमारी सेल के साथ में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ने के बाद में अगर जो चीज सेल को नहीं चाहिए वो क्या होती है, सेल के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चले नेक्स्ट, इट ऑल्सो कॉल्ड एक्रोसोम, सॉरी इट इज ऑल्सो फॉर एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम क्या है, स्पर्म कैप। स्पर्म की स्ट्रक्चर हम जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या पाई जाती है, केप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जो एंजाइम क्या करते हैं, ओवम की जो स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है, जैसे जोना पेलिसुडा, ठीक है, उन सभी का क्या करती है, उसको पाचन करने में हेल्प करती है, और इसका स्पर्म को क्या करती है, जो ओवम के अंदर हेल्प करती है ट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो ये एक्रोसोम जो बना वो किसका मॉडिफाइड है, हमारे इसी गोल्जी अपैरेटस का क्या है, एक मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या, स्पर्म कैप है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड गोल्जी, ठीक है। उस जो एक्रोसोम को क्या हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड गोल्जी बोल रहे हैं, ठीक है। इट मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड नॉन ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। हमारी ये गोल्जी जो इकाई है ये क्या करती है, हमारे लिपिड का मॉडिफिकेशन करती है, और जो लिपिड का मॉडिफिकेशन कर रही है मतलब इसके साथ में किसी चीज को जोड़ रही है, तो जोड़ने के लिए जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कौन सी होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट। तो अगर ये लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ रही है तो क्या बना रही है, ग्लाइकोलिपिड बना रही है। क्या बना रही है, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस ग्लाइको मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड। तो ये बना रही है कौन, हमारी गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। क्या कर रही है, लिपिड का मॉडिफिकेशन कर रही है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेशन, सॉरी क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें, इट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा ये क्या कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन के साथ में किसी और चीज को जोड़ रही है, वही किसी के, हमें हमारे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ रही है। तो प्रोटीन के साथ अगर ये कार्बोहाइड्रेट को जोड़ रही है तो उसको क्या क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। दोनों वर्डों में यहां पे फोकस करना, डी से लिपिड, डी से ग्लाइकोलिपिड, डी से हमारा लिपिड इधर, ठीक है। तो यहां पे अगर डी वर्ड आ रहा है तो ये समझिए क्या क्या हो जाएगा, हमारा ग्लाइकोलिपिड, लिपिड एंड ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। अगर दूसरा हमारा ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रोटीन है, हमारी लिपिड है, इनको मॉडिफाइड कर रही है कौन, हमारा गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारे नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग या फिर बोले तो आत्मघाती थैली, ठीक है। तो इसमें जो आत्मघाती थैली वो क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज का पाचन करने या भक्षण करने में हेल्प करते हैं। और वो एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है, जो किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो बात करते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बेग, इससे क्या दूसरा नाम क्या दिया गया है, सुसाइडल बेग दिया गया है, ठीक है। इट इज द
स्पायरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और ये कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल लेयर की बनी होती है, सॉरी सिंगल मेम्ब्रेन से चारों तरफ एनवलप होती है, और ये क्या होती है, स्पायरिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इट इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइपेज लिपिड का पाचन करने के लिए, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का पाचन करने के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करने के लिए, तो ये सारी क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट कंटेन द एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, और इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट इनका पाचन करते हैं। ठीक है, इट कंटेन इन मेनी फॉर्म्स, और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि लाइसोसोम एक टाइप में हमेशा प्रेजेंट देखने को मिलेगा। लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा चेंज होती रहती है अलग अलग कंडीशन के आधार पर। तो हम बात करते हैं कि कितनी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, चीज 4 फॉर्म में मेनली देखने को मिलता है। पहला बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड बात करें रेसिडुअल बॉडी, एंड फोर्थ बोले तो ऑटोफेगोसोम। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम। तो ये चार अलग अलग स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, 4 अलग अलग प्रोसेस में देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि हमारे सेल के अंदर कौन सा ऑर्गन है जिसमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, ठीक है, तो वो कौन सा है, हमारा लाइसोसोम। तो एक बार बात करते हैं ये प्लियोमॉर्फिज्म कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर क्या आ गए, कुछ प्रोडक्ट आ गए, कुछ फ्लूइड के और कुछ फूड के। ठीक है, कुछ लिक्विड के कुछ फूड के। दो हमने अभी बात की थी ट्रांसपोर्टेशन में, अगर मार के चलो कोई प्रोडक्ट है जो लिक्विड का हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अगर फ्लूइड का प्रोडक्ट अंदर आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पिनोसोम। क्या बोलेंगे, पिनोसोम। नेक्स्ट हम बात करें, अगर फैट जो फूड है, खाने का कोई प्रोडक्ट है वो अंदर आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसोम, फेगोसोम ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चारों तरफ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाई, वेसिकल्स बनाई। क्या बनाई, वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स कहां गई, हमारे गोल्जी अपैरेटस के पास में। कहां गई, गोल्जी अपैरेटस में। और गोल्जी अपैरेटस ने क्या कर दिया, इन्हीं वेसिकल्स का क्या कर दिया, मॉडिफाइड रूप कर दिया। क्या कर दिया, मॉडिफाइड रूप। और ये मॉडिफाइड रूप ही कहलाई जाएगी हमारे लाइसोसोम। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि लाइसोसोम कैसे बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल के बल्जिंग होने की वजह से। बल्जिंग कौन करी, हमारी गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, वेसिकल्स किसने बनाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस वेसिकल्स को क्या कर दिया, गोल्जी अपैरेटस के पास भेज दिया, और गोल्जी अपैरेटस ने इस वेसिकल को क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। और बड़ा बना दिया और इसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और एंजाइम प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। लेकिन जो एंजाइम है वो कैसे है, इनएक्टिव। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन वो एंजाइम कैसा है, इनएक्टिव। अब ये जो लाइसोसोम है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में अगर कोई भी पिनोसोम्स या फिर फेगोसोम्स, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो इनएक्टिव जो है एंजाइम्स, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव। ठीक है,
ये बात हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे जो सेल है, चाहे कोई भी चीज है, उसके अगर आसपास कोई ऐसी चीज आ जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और केमिकल चेंजेस क्या कर देंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या कर देंगे, एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देंगे। अब ये एक्टिव एंजाइम में चेंज करने के बाद में ये क्या हो गए, ये इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और एंटर होने के बाद में हमारे जो लाइसोसोम्स है वो क्या हो जाएगी, इनका पाचन करेगी। अब इनका पाचन करने के बाद में वो कहां पे आके स्टोर हो जाएगी, हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ में आके स्टोर हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल लाइसोसोम या फिर रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। ये इसके क्या हो गई, हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ में आके अटैच हो जाएगी। अब जैसे ही जो प्रोडक्ट है जिसका पाचन नहीं होगा वो क्या होगा, सेल के मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, हमारे रेजिडुअल मॉलिक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पहला क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल्स बनाई, वेसिकल्स को मॉडिफाइड किसने किया, गोल्जी अपैरेटस ने, और इसमें क्या प्रेजेंट है, इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है वो किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, हमारे जो फ्लूइड है, जो फूड है, ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट है जिनको क्या बोल रहे हैं, पिनोसोम्स, जिसकी किसको बोल रहे हैं, फ्लूइड का, ठीक है, और फेगोसोम्स किसको, फूड का, जो प्रोडक्ट है उनके कांटेक्ट में आने की वजह से इनएक्टिव एंजाइम्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव एंजाइम्स में, और ये क्या करेंगे, इन सभी चीजों का पाचन करेंगे। अब पाचन करने के बाद में जिस चीज का पाचन नहीं होगा तो वो क्या हो, वो कहां चली जाएंगी, हमारी रेजिडुअल लाइसोसोम हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी और वो उसको हमारे सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देगी, ठीक है। एक 4 टाइप और होता है जिसका नाम बोला था ऑटोफेगोसोम्स। क्या बोलेंगे, ऑटोफेगोसोम्स, मतलब हमारी जो लाइसोसोम्स है वो क्या होती है, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होंगे और वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और फटने के बाद में जो उसके एंजाइम्स हैं वो खुद का भी पाचन करेंगे और साथ में क्या कर देंगे, हमारी पूरी सेल्स का भी पाचन कर देंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट अंदर आ रहे हैं सेल के अंदर उसका तो पाचन कर ही रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ गए और या फिर उसके जो लाइसोसोम्स है उसकी थैली फट गई तो उसके जो एंजाइम्स है वो क्या कर देंगे, हमारी पूरी सेल्स का पाचन कर देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। नेक्स्ट बात करते चले हमारे नेक्स्ट ऑर्गन राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा हमारा, राइबोसोम। अब राइबोसोम की कहानी ये है कि ये कौन सा यूनिवर्सल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा था और राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये किस में पाए जाते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक में पाए जा रहे थे। अब ये जब प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल ऑर्गन इसको नाम दिया गया है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, ना सिंगल लेयर ना कोई डबल लेयर। नेक्स्ट बात कर चले, स्मॉलेस्ट ऑर्गन, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन जो दिया गया है वो कौन है, हमारा लाइबोसोम्स है। और सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा हो गया, हमारा राइबोसोम्स हो गया। इट ओनली ऑर्गेनल प्रेजेंट विद इन ऑर्गेनल्स, कि ये और ऐसा ऑर्गेनल है जो हमारे सेल के अंदर तो फ्रीली प्रेजेंट तो है ही, साथ में ये क्या प्रेजेंट है, हमारे अदर ऑर्गन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो मतलब सेल ऑर्गेनल के जो ऑर्गेनल है उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, ये ऐसा ऑर्गेनल है, कौन सा, हमारा राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम सिंथेसिस बाय द प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोम किसका बना होता है, तो हम बात करते हैं प्रोटीन का बना होता है, अमाइनो एसिड्स का बना होता है, और किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का ये बना होता है। नेक्स्ट बात करें चले, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, कि हमारे जो राइबोसोम्स है 2 भागों में बटे होते हैं या 2 टाइप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला हम बात करें राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 फॉर्म, राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम। जो राइबोसोम हमारे फ्री प्रेजेंट है और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। पहली बात करें राइबोसोम ऑन ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। प्रोटीन का सिंथेसिस तो दोनों करेंगे, लेकिन वो कैसी प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे जो क्या होगा, नीडेड फॉर अदर स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स। जो हमारे सेल के अंदर कोई दूसरे ऑर्गन्स है ना
उनको जरूरत होने वाली प्रोटीन का ये सिंथेसिस करेंगे। आई बात समझे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब वो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। अब वो जो प्रोटीन होगी वो किसके यूज में आएगी, दूसरे ऑर्गेनल्स के यूज में आएगी, ठीक है। ना तो वो उस हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए होगी, ना खुद राइबोसोम्स के लिए होगी, किसकी होगी, अदर ऑर्गेनल्स के लिए यूज में हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें चले, द फ्री राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन नीडेड फॉर साइटोसोल, ठीक है। अब दूसरा हमने बात किया था हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड जो फ्लूइड पाया जाता है कितना परसेंट था, लगभग 70% था लिक्विड फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोसोल। तो साइटोसोल के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन कौन बनाती है, हमारी फ्री राइबोसोम्स बनाती है, ठीक है। तो हमने बात क्या समझी कि राइबोसोम दो टाइप में प्रेजेंट है, फ्री में भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है वो जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं तो वो किसके लिए होगी, अलग ऑर्गेनल्स के लिए होगी। वहीं पे हम बात करें जो हमारे जो फ्री जो राइबोसोम्स है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा वो किसके लिए यूज में होगी, हमारे साइटोसोल के लिए यूज में होगी, हमारे सेल की जो फ्लूइड है उसके लिए यूज में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चलिए हमारा दूसरा ऑर्गन जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है, हमारा न्यूक्लियस, और उसके बाद में सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, जो सबसे बड़ा होगा सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब जो ये क्या कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है हमारे सेल के लिए, ठीक है। हमारे सेल को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा का जो प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऑफ सेल बिकॉज इट फॉर्म एटीपी, ठीक है। इसको पावर हाउस बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं बिकॉज क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, ठीक है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल इसकी शेप देखने को मिलती है। इट इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन से मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल इन फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसके अंदर जो एनर्जी बन रही है, केमिकल एनर्जी बन रही है, वो किसके रूप में हम अवेलेबल होगी, हमारे एटीपी के रूप में अवेलेबल होगी। The ATP formation inside mitochondria is called oxidative phosphorylation, ठीक है। जो एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम क्या दिया गया, ऑक्सीडेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन उस प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की, फंक्शन क्या क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो हम फर्स्ट वन बाय वन करके पढ़ते हैं। साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन की ये एक ऐसी जगह है जहां पे क्या देखने को मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साइट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वो भी कहां पे देखने को मिलता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नर्व सिग्नल एंड इंपल्स कंडक्शन। ये हमारे नर्व को सिग्नल करने में, इंपल्स का कंडक्शन करने में हेल्पफुल होता है, कौन सा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ हीम सिंथेसिस इन कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, एचबी जिसे बोलते हैं। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो वो हीमोग्लोबिन की अलग अलग स्टेज में सिंथेसिस होता है। तो जिसको जो फर्स्ट स्टेज जो सिंथेसिस वो कहां पे देखने को मिलती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चलिए, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ठीक है। तो बात करके चले माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तो दिखाई दे रही होगी ये मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक दिखाई दे रही होगी ये मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। तो इसके अंदर बात करें तो पहली जो मेम्ब्रेन होगी, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ठीक है। और अंदर जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है येलो कलर में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, धसी हुई होती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ धसी हुई है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे इन जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और स्पेस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और फ्लूइड को क्या नाम दिया गया है, मैट्रिक्स नाम दिया गया है, ठीक है। और जो ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम दिया गया, क्रिस्टे नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम अभी मैंने बताया था, राइबोसोम ऐसा ऑर्गन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑर्गेनल है उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चले, और क्या प्रेजेंट होता है, हमारे डीएनए से इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। और एक चीज होती है F1 F0 ATPs, ठीक है। ये जगह वो जगह है जहां पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार की हमारे इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के साथ में इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। पहला होगा हमारा F0 और ये हमारा F1, ठीक है। ये हो गया हमारा F0, ये हो गया हमारा F1। तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, स्पाइक रूप में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, और ये स्ट्रक्चर क्या करती है, हमारे जो ऑक्सीजन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। F1 F0 ATPs, ठीक है, जो क्या करती है, एटीपी के जो प्रोडक्शन है उसकी जो लिए क्या करती है, साइट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात पे चले, हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। स्केलेटन वर्ड मतलब स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, और साइटो मतलब सेल, ठीक है। सेल का कंकाल तंत्र, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, उसको अगर हमें मूवमेंट कराना है, उसको एक ढांचा प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसको शेप प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमारी बोन्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अगर हमारी सेल्स है उसको एक स्पेसिफिक शेप में, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक जो मतलब बिना मूवमेंट के, या फिर उसको स्तर प्रोवाइड, जो स्थिरता प्रोवाइड करनी है, तो वो किसके द्वारा करते हैं, हम हमारे इन्हीं स्केलेटल्स के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, जिसको नाम क्या नाम दिया गया, साइटोस्केलेटन नाम दिया गया, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ठीक है, कि किस प्रकार की हमारी सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, हमारे इसी साइटोस्केलेटन पे ऊपर डिपेंड रहती है। द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ शेप, शेप को मेंटेन करना, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही हमारा सपोर्ट का काम करना। नेक्स्ट है मोटिलिटी, और मोटिलिटी में भी हमारे सेल के जो मूवमेंट है उसके अंदर भी कौन हेल्प करेंगे, यही हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये कितने होते हैं, 3 टाइप है, 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल्स इट प्रोटीनियस, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रक्चर मेड अप बाय द अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन होती है कौन सी, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये कैसी होती है, नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन इतने देखने को नहीं मिलेंगे। किसके अंदर, माइक्रोट्यूबुल्स के अंदर। किसकी बनी होती है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स की बनी होती है, ठीक है। और ये कैसे होती है, नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होती है, और ये क्या बनाते हैं, इट फॉर्म द स्पेंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पेंडल फाइबर्स क्या होते हैं, हमारे सेल डिवीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, कौन, स्पेंडल फाइबर्स। और कौन बनाते हैं, ये माइक्रोट्यूबुल्स बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरा, माइक्रोफिलामेंट इट प्रोटीनियस, ये भी किसका होता है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, मेड बाय एसिटीन विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माइक्रोफिलामेंट है, उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है एसिटीन, ठीक है। और ये कैसी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज अनब्रांचेस रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे होती है, अनब्रांचेस होती है, ठीक है। हमारे माइक्रोट्यूबुल भी कैसे होती है, अनब्रांचेस होती है, ठीक है। ये कैसे, जो माइक्रोट्यूबुल है अगर इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसी होती है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो इस प्रकार से कितनी होती है, 13 चेन होती है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, 1 2 3, इस प्रकार से 13 चेन होती है, और 13 चेन को आपस में फोल्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे ये चार चेन ही हो गई, 4 चेन ही हो गई, इसको हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, और एक क्या होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई। तो ये किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूबुल इस प्रकार के प्रेजेंट होती है। और ये भी क्या होती है, हमारी जो माइक्रोफिलामेंट है, ये भी क्या होती है, अनब्रांच होती है, और ये क्या होती है, एक सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी।
फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई होती है। कौन सी? हमारी माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। हेल्प इन फ्यूरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन, जैसे कि सेल डिवीजन होता है तो सेल क्या होती है अपनी साइज को इस प्रकार से बढ़ाती है, और बढ़ाने के बाद में इसमें क्या होते हैं हल्की सी एक खांस लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसको क्या बोलते हैं फ्यूरो। इस प्रकार से ये क्या होते हैं खांस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर चारों तरफ जुड़ी हुई क्या होती है हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे उस जो फ्यूरो है इसको क्या करते हैं बढ़ाते रहेंगे। पहले ये यहाँ तक थी, पहले ऐसा था, ठीक है, अंदर माइक्रोफिलामेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के, और इस सेल मेम्ब्रेन के साथ में ये क्या करें माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे, और इसको क्या कर दोनों क्या करते रहेंगे पास में लाते रहेंगे, इस प्रकार से पास में लाते रहेंगे, और लास्ट में इनको क्या कर देंगे इस प्रकार से, और दो सेल को आपस में डिवाइड करके रख देंगे। कौन? हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये क्या करते हैं हमारे जो फ्यूरो का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, किसमें? हमारे सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स, और कौन से क्या पाए जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इट मेड बाय एसिडिक प्रोटीन, और ये एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, और ये भी कैसे होते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। अनब्रांचेस ये भी होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। कौन से? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट, इट फॉर्म कैफोल्ड अराउंड द क्रोमेटिन, और एक क्रोमेटिन के चारों तरफ क्या बनाती है कैफोल्ड बनाती है, ठीक है। अब जैसे क्रोमेटिन है, ठीक है, अब ये क्या है हमारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का। अब डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है तो उसको चारों तरफ से कवर करने का जो काम है वो उसका किसका होता है? हमारे इन्हीं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का होता है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होते जो हमारी क्रोमेटिन है वो क्या हो जाएगी एक तरह से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात पे चलिए, ये स्ट्रक्चर है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ में जो जुड़े हुए फिलामेंट्स है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया था? माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, ये दिखाई दे रहे होंगे माइक्रोफिलामेंट्स है, ठीक है। वो क्या है हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारे न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साथ में चारों तरफ क्या पाए जाते हैं हमारे क्या पाए जा रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है। और ये क्या प्रेजेंट है बीच बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स की इसके अंदर क्या होती है प्रेजेंट देखने को मिलती है। इस हमारे जो सेल के अंदर चारों न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो एक तरह से देखा जा रहा है हमारा सेल है उसके ऊपर धागे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, कोई रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या कर रही है हमारी सेल को एक तरह से सहारा प्रदान कर रही है, सपोर्ट प्रदान कर रही है कि वो उसी शेप में उसी आकृति में बनी रहे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चले, नेक्स्ट बात करें चले, हाँ, एक होता है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये कब प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान ये क्या करेंगे हेल्प करेंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है, एक जोड़ा प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ठीक है। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक गुच्छा है वो प्रेजेंट होगा, और ये कहां प्रेजेंट होगा एक जोड़े के रूप में सेल के एक इधर पोल में भी और इधर पोल में भी, ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। कौन? हमारा सेंट्रियोल्स। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के अंदर ये क्या करेगा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। कौन? हमारा सेंट्रियोल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेल एक्सटेंशन, कि सेल के साथ में कोई चीजें है वो जुड़ी होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है, तो उसी को बोलते हैं सेल एक्सटेंशन। सबसे पहले हम बात करें सीलिया, सेल है, ठीक है, सेल के साथ इस प्रकार से एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं सीलिया पाए जाते हैं। और ये परफेक्ट एग्जांपल इसका है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी
पदार्थ आ रहा है उसको फिल्ट्रेशन करने में काम करेंगे। जैसे मान के चलो एयर के साथ में कोई डस्ट आई, ठीक है, अब ये सीलिया क्या करेंगे, उस डस्ट के पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल है उसको अपने साथ में बाइंड कर लेंगे, या फिर हमारे जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करेंगे। ये क्या करेंगे, आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे और जो भी पार्टिकल्स उसको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। कौन से, हमारे सीलिया, ठीक है। कौन सा परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला, ठीक है, लॉन्ग वीप लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये था हमारा सीलिया जो कैसा था, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक था। लेकिन अगर हम वही बात करें फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिला कैसे होता है, इस प्रकार से लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, लॉन्ग वीप लाइक प्रोजेक्शन होता है टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, स्पर्म की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ठीक है। इस प्रकार से हेड होता है, बॉडी होती है और लास्ट में क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है। तो इसका जो टेल वाला पार्ट है वो क्या कहलाया जाएगा, फ्लैजिला कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, फ्लैजिला कहलाया जाएगा, ठीक है। बोथ, और ये दोनों जो सीलिया है, फ्लैजिला है, ये दोनों क्या होता है, बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप होते हैं जो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, अपनी साइज में बढ़ा देती है। कौन, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों का फॉर्मेशन करती है किसका, सीलिया का भी और फ्लैजिला का भी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बोलते हो टीनी प्रोजेक्शन दैट कंटेन माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर और छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे इसमें प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, तो कहाँ पढ़ी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी होगी, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है, ठीक है। क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है। और इसकी जो सरफेस है, ठीक है, हमारे जो माइक्रोविलाई है, इसकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस पे क्या पाई जाती है, जो सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है जो क्या करती है, इसको कवर करती है। तो इस प्रकार से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी चीज को एब्जॉर्प्शन, हमारे जो फूड के उसके एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चले, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बोले तो ब्रेन ऑफ सेल, या ठीक है, या फिर कमांडर ऑफ सेल, जो हमारी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल है वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंट्रोलर ऑफ सेल, सेल को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है, ठीक है, ऑर्गन है, वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस ही है। या फिर इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल भी किसे बोलेंगे हम, न्यूक्लियस को बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, जिसमें क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है, हमारे जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आरएनए से क्या होता है, हमारे राइबोसोम्स है, जो हमारे प्रोटीन है, उनका सिंथेसिस होता है। तो एक तरह से बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। जो हमारे जैसे हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लाइक वैसे हमारी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। एवरी सेल हैज ए न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सेप्ट ऐसी सेल का नाम बताओ जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, वो उसका नाम है मैच्योर आरबीसी। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन मैच्योर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आरबीसी क्या होती है, अपनी साइज में पहले सबसे बड़ी होती है, ठीक है, उसके बाद में जो जो मैच्योर होगी, ठीक है, इसकी साइज क्या होती है, कम होती चली जाती है, ठीक है, इसकी साइज क्या होती है, कम होती चली जाती है। और मैच्योर आरबीसी में हमारे जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट इज राउंडेड एंड ओवल शेप, और कैसे होती है, राउंड भी शेप होती है, ओवल लाइक इसकी शेप प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज अ रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। हमारे जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है, ठीक है, वो हमारे सेल के अंदर अगर कोई स्टेरॉयड हार्मोन हमारे सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको अगर काम करने के लिए कोई रिसेप्टर चाहिए, कोई जगह चाहिए जुड़ने के लिए, तो वो रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, हमारे इसी न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और इन रिसेप्टर पे आकर के हमारे कौन से होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन आके जुड़ेंगे न्यूक्लियस के साथ में और क्या होंगे, अपना फंक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर चले, तो इसलिए तो स्टेरॉयड हार्मोन को इतना ज्यादा कंसीडर किया गया क्योंकि वो कहां पे आके वर्क कर रहे हैं, सेल में कुछ हार्मोन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। कुछ हमारे सेल के अंदर आकर के वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन कहां पे आके वर्क कर रहे हैं,
हमारे ब्रेन ऑफ सेल के अंदर, ठीक है, हमारे मास्टरमाइंड के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं, इसलिए स्टेरॉइड हार्मोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी लाइक हार्मोन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट इज अ कंटेंट विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट विद टिनी पोर्स थ्रू विच सम सब्सटेंसेस कैन पासेस बिटवीन इट एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होता है, एक हमारा जो न्यूक्लियस है एक चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसके क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और उसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स बोलते हो छिद्र, ठीक है। छिद्र क्यों, आप मान के चलो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस को कुछ चीजों को अंदर लेना भी होगा, कुछ चीजों को बाहर निकालना भी होगा, तो इसलिए इसको क्या, इसके ऊपर चाहे क्या पाए जाते हैं, तो कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो एनवेलप है वो किसकी सिमिलर होगा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिमिलर होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो क्या करता है, हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर चीजों को कुछ तो आने देता है, कुछ चीजों को बाहर जाने देता है। बाहर कहां पे, हमारे इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चले, ये है हमारे स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस लेयर है, ठीक है। तो ये क्या हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो ये जो बाहर की लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, एक बाहर की तरफ होगा उसको आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और इनर में अंदर की तरफ जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होगी, इसको वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमेटिन्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमेटिन क्या है, हमारे डीएनए की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वैसे डीएनए कैसे होता है, डबल हेलिक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये डबल हेलिक्स कब देखने को मिलेंगे, जब सेल डिवीजन कर रही होगी। जब सेल डिवीजन नहीं कर रही होती, ये क्या होते हैं, सिंगल थ्रेड के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और उसी थ्रेड को क्या बोले जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हमारे जो न्यूक्लियस है एक क्लोज एनवेलप है, ठीक है। उसके अंदर जो फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ वापस देखो राइबोसोम फिर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं राइबोसोम को यूनिवर्सल ऑर्गन, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। ये कहाँ हमारे सेल के अंदर जहां देखो वहां पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चले, और चीजें देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में क्या है, ठीक है। इन न्यूक्लियस ए फ्लूइड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। हमारे जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, सॉरी न्यूक्लियोलस क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ साइट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या सिंथेसिस होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, न्यूक्लियोलस इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन। और हमारे न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन न्यूक्लियोलस जो होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन प्रेजेंट इन न्यूक्लियर प्रोड्यूस आरआरएनए। और ये क्या बनाता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है कौन, हमारा न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो हम केंद्र के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, जो किसका फॉर्मेशन करेगी, आरआरएनए का फॉर्मेशन करेगी। सो न्यूक्लियोलस कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों, राइबोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, आरआरएनए पाया जाता है। और आरआरएनए को बनाने का काम कौन कर रहा है, हमारा न्यूक्लियोलस कर रहा है। इसलिए न्यूक्लियोलस को मतलब केंद्रिका को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्रोमेटिन कंटेन। अब ये क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एक तो हमारा डीएनए का तो रूप है, दूसरा आरएनए। अब आरएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए से तो बनते हैं आरएनए, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन बोले तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए पाया जाता है। और लगभग हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो लगभग 2.2 मीटर
ठीक है, लगभग कितना होता है 2.2 मीटर होता है। अब इतने बड़े डीएनए को अगर आपको एक छोटे से ऑर्गन में फिट करना है ना, तो उसको बिल्कुल तह करके, या फिर ऐसे बोलते हैं जैसे कपड़ों की हम घड़ी घाल के रखते हैं, लाइक वैसे डीएनए को तह करके रखते हैं। ठीक है, तो वो जो पैकेज करने का जो काम होता है वो कौन होता है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन करता है। तो इसलिए हमारे जो क्रोमेटिन में क्या पाए जाते हैं, हमारे हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको, पैकेजिंग प्रोटीन, जो क्या करती है डीएनए की बहुत अच्छी खासी पैकेजिंग कर देती है, एक समेट के रख देती है, और कहां कहां पे लाके पटक देती है, हमारे जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर समेट के रख देती है। किसको, डीएनए को। कौन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर चले, अब बात करते हैं डीएनए। डीएनए एक्चुअल में होता क्या है, पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट डिस्कवर बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, जो इसने डिस्कवर किया था, किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ईच मोलिक्यूल ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स, और हर मोलिक्यूल कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड ही होगा, फॉर्म्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ शर्करा के प्रोडक्ट भी होंगे, कुछ हमारे नाइट्रोजन बेस भी होंगे, तो उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, दोनों जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में जो क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, और आपस में जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं बिटवीन। जैसे कि बात करें हमारे जो नाइट्रोजन बेस कौन सा है, जी, उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, सी जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे बात करें ग्वानिन के साथ में क्या जुड़ा होगा, हमारा साइटोसिन जुड़ा होगा, और वहीं हमारा एडिन के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ, थायमिन जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमिन, ये क्या है, हमारे नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए की कंपोजिशन क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, पहले हम बात करें फॉस्फेट क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, एक चीज यहां बता देता हूं, डीएनए और आरएनए में डिफरेंट क्या होता है। डीएनए में एक्चुअली फॉस्फेटेज आरएनए में प्रेजेंट होगा, यानी यहां पे प्रेजेंट होगा, लेकिन वहां पे जो शुगर होगी यहां पे डीऑक्सीराइबोज है, तो वहां पे कौन सी होगी, ओनली राइबोज होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी, राइबोज। ठीक है, वहीं बात करें नाइट्रोजन बेस की, अब यहां पे नाइट्रोजन बेस की बात करें तो कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। ठीक है, नाइट्रोजन बेस कौन से, एक तो प्यूरिन और दूसरा कौन सा है, पिरिमिडिन। और प्यूरिन में कौन सा हमारा, एडिनिन एंड ग्वानिन, H4 एडिनिन, G4 ग्वानिन। ठीक है, और पिरिमिडिन में कौन सा होता है, T4 थायमिन, C4 साइटोसिन। तो दो तो प्यूरिन होते हैं, दो पिरिमिडिन होते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि एडिनिन के साथ में कौन सा जुड़ा होगा हमारा, सॉरी थायमिन, एडिनिन के साथ में कौन सा जुड़ा होगा, थायमिन, और ग्वानिन के साथ में कौन सा जुड़ा होगा, साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर जीन। इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये भी किसकी का पार्ट है, डीएनए का ही पार्ट है, विच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, मेंडल का नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमारे जो जीन्स क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। हर चीज के लिए अलग जीन है, जैसे मेंडल हमने पढ़ा था ना कि मतलब बोने पौधे के लिए एक अलग जीन था, बड़े पौधे के लिए अलग जीन था। ठीक है, जो पीले फूलों के लिए अलग जीन था, हरे फूलों के लिए अलग जीन था। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग टाइप के लिए जीन थे। लाइक वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। वो जीन क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बात कर चले किसी के पेरेंट्स की आइज का कलर अगर ब्लू है, ठीक है, तो उसकी जो संतति होगी शायद उसका कलर भी कैसा हो सकता है, ब्लू। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो जीन है वो उनकी जो पीढ़ी है, ठीक है, जो अपने माता पिता से कहां पे गए, बच्चे के पास में गए। ठीक है, तो अगर वो जीन में भी कौन से होते हैं फिर प्रभावी अप्रभावी, वो चीज हमने वहां पे मेंडल में पढ़ी थी। कोई जो जीन अगर प्रभावी अपना लक्षण शो कर देगा तो वो उसमें उसके लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कोई अप्रभावी जीन अपने लक्षण शो नहीं कर पाता तो उसके जो लक्षण है दिखाई नहीं देंगे। तो हमारे जो जीन क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए अगर कहा जाए कि डीएनए का फंक्शन क्या है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें चले, ठीक है, हाँ ये हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल बेस डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, दो, ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, दो हेलिक्स प्रेजेंट है, एक इधर की तरफ और इधर की तरफ। आप देख रहे होगे यहां पे स्ट्रक्चर है, पी है, ठीक है, फॉस्फेट है, ठीक है, हमारी शुगर है, पेंटोज शुगर्स है, 4 फॉस्फेट है, फिर पेंटोज शुगर है। तो हमारे पेंटोज शुगर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, थायमीन जुड़ा हुआ है। और थायमीन की मैंने कहा था ना कि ग्वानिन के साथ में कौन सा जुड़ा होगा, साइटोसिन जुड़ा होगा, और एडेनिन के साथ में कौन सा जुड़ा होगा, थायमीन जुड़ा होगा। तो टी है इधर, तो उधर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ए प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक मैंने कहा कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, एक तो बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, एक उल्टी दिखाई दे रही है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर भी कैसे होती है, क्रॉस चलती है, एक इधर की तरफ चलती है तो दूसरा इधर चलती है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्या होती है, हमारे डीएनए इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। और ये जो देखो हमारे एडेनिन के साथ में जो थायमीन जुड़ा हुआ है, एडेनिन के साथ में अगर थायमीन जुड़ा हुआ है तो वो कैसे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हम बोलते हैं। कैसा होगा, डबल होगा। लेकिन अगर वही बात करें ग्वानिन के साथ में अगर साइटोसिन जुड़ा होगा तो वो कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। यहां पे तुम्हें देखने को मिल रहा है साइटोसिन सी, और यहां पे क्या है, ग्वानिन, ठीक है, कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। और यही बात करें एडेनिन के साथ में जो थायमीन जुड़ा हुआ है, उल्टा है टी, टी ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ हमारे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक सिंगल लेयर है, दूसरी सिंगल लेयर है, तो डबल लेयर हो गई हमारी किसकी, डीएनए की। फॉस्फेट प्रेजेंट है, पेंटोस प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। और ये नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में किसके साथ जुड़े हुए, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है किसकी, डीएनए की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आरएनए, ठीक है। आरएनए बोले तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए इज द सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है, बिल्कुल सिंगल होता है। आरएनए, डीएनए की हमने बात की थी, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो हमारा आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, जो हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के चार्ट के अंदर। वो कैसा, क्या फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन नहीं होता। बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन इसके अंदर सिमिलर होंगे, बस कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होगी। जैसे कि बात करें, फॉस्फेट इसमें भी प्रेजेंट था, फॉस्फेट उसमें भी प्रेजेंट था, ठीक है। शुगर इसमें प्रेजेंट है, शुगर उसमें प्रेजेंट थी, बट शुगर के टाइप बदल गया, उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर थी, इसमें ओनली क्या है, राइबोस शुगर है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, चेंज देखने को मिलेगा शुगर का, ठीक है। तो हम इस प्रकार से डिफरेंट भी कर सकते हैं दोनों में। थर्ड है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस उसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, यहां पे प्यूरिन है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन देखने को मिल रहा है, उसमें भी एडेनिन ग्वानिन देखने को मिल रहा था। लेकिन पिरिमिडिन में थोड़ा सा डिफरेंट है। पिरिमिडिन में वहां पे कौन सा देखने को मिल रहा है, T4 थायमिन देखने को मिल रहा था, और यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यूरेसिल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है नाइट्रोजनस बेस में दोनों के अंदर। यहां पे क्या होता है, पिरिमिडिन में क्या बोलता है, देखने को मिलता है यूरेसिल देखने को मिलता है, और वहां पे कौन सा देखने को मिल रहा है, हमें थायमिन देखने को मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, C4। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ आरएनए। अब टाइप ऑफ आरएनए के आधार पर मतलब इसमें हम इसके फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ये क्या कर रहा है, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ठीक है। तो एक तरह से मैसेजर को क्या करेगा, कोड करेगा, मैसेजर को छुपा के रखेगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट है ट्रांसफर टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, जो मैसेज जो कोड हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो हेल्प करेगा वो कौन सा हमारा ट्रांसफर आरएनए होगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या किया, मैसेज को कोड किया, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, इस मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और आरआरएनए ये कहां प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। और क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा, क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। तो इस प्रकार से 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक हो गया एमआरएनए, दूसरा हो गया टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए, ठीक है। इसका याद करने का सीधा मतलब है मटर, ठीक है। M4
mRNA, T4 tRNA, R4 rRNA, और पहला कौन सा हो गया मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर कोड हो गया पहले, और उस मैसेंजर को ट्रांसफर किया गया, और मैसेंजर क्या था प्रोटीन बनाने का, तो वो किसके पास गया प्रोटीन सिंथेसिस के पास, और क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस का काम हुआ। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसी प्रकार के फंक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है हमारा जो आरएनए है वो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है सेल का। इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।